नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के स्पेशल सेगमेंट विजय पथ में आपका स्वागत है। हम इस बार बात करेंगे सेना की, हम इस बार बात करेंगे देश के जज्बे की और उन नौजवानों की जो सेना में जाना चाहते हैं। करियर में आज इसी मुद्दे पर बात होगी। तो हमने इस बार सेना को चूज किया है, आर्मी को चूज किया है, भारतीय सेना की हम बात करेंगे। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट है विजय पथ। आपको जैसा पता है, हम हर बार एक नए विषय पर बात करते हैं, करियर पर बात करते हैं, इस देश के भविष्य, इस देश के नौजवानों पर बात करते हैं। तो जब बात देश की आएगी तो निश्चित तौर पर देश सेवा का जो जज्बा लेकर के नौजवान आज दिल में आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उम्मीद लेके बैठा है कि सेना में वो जाएगा और देश की सेवा करेगा। मेरे साथ इस समय निखिल दीवान जी हैं। थैंक यू। जय हिंद। कर्नल निखिल दीवान जी बहुत लंबे समय तक सेना में रहे और अब भी लगातार वे देश की सेवा एक दूसरे संस्थान के माध्यम से, अपने खुद के संस्थान के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें तमाम नौजवान हैं और उनको कैसे देश सेवा की जानी चाहिए, कैसे वो सही करियर को चूज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वो यहाँ सिखाते हैं। तो दीवान जी, आपसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से हम 10th और 12th की जब बात करते हैं, जब बच्चे 10वीं पास करते हैं या 12वीं पास करके निकलते हैं, तो क्या उन्हें पहला ऐसा कदम उठाएं वो कि सेना में वो जा सकें? क्योंकि जब वो स्क्रीन पर देखते हैं या वो तस्वीरों में जब देखते हैं तो देश सेवा का जज्बा उनके दिल में पैदा होता है। 10th के बाद में लड़के और लड़की ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब PCM चूज़ करना है और जैसे ही वो 11th की एग्ज़ाम पास करके 12th में जाते हैं तो उनकी पहली अपॉर्चुनिटी हो जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम देने की, जो कि UPSC कंडक्ट करता है। साथ में लड़कों के लिए 2 और अपॉर्चुनिटी होती है जो कि JEE मेंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें JEE मेंस में अगर इनके 85 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं तो इनको आर्मी और नेवी, इन दोनों के टेक्निकल एंट्री स्कीम के SSB के लिए ये पात्र हो जाते हैं। ये दोनों स्कीम लड़कियों के लिए नहीं है। NDA की एग्ज़ाम 16.5 से लेकर 18.5 साल की उम्र तक, दैट मीन्स इवन 12 पास के बाद में भी आप दे सकते हैं। और ये JEE के ऊपर बेस जो है ये 19 साल की उम्र तक और सिर्फ लड़के दे सकते हैं। इन्होंने इसमें कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है कि एक तो डमी स्कूल नहीं लेना है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे होना चाहिए, आउटडोर स्पोर्ट्स गेम्स में बहुत अच्छे होना चाहिए, इनकी रीडिंग हैबिट्स और हॉबीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होना चाहिए। डमी स्कूल वाले डिफेंस में सिलेक्ट नहीं होते हैं। सर, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें अभी बताई हैं, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, शायद जो लोग हमको देख रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा कि क्या ये ज़रूरी है कि सेना की तैयारी 10th के बाद से की जाए? क्या पहले से भी बच्चा कुछ तैयारी कर सकता है? उमेश जी, इसमें ऐसा है कि जिस बच्चे ने अपने करियर को जितनी जल्दी चूज़ कर लिया है, फिर भले वो 10th का हो या 5th का हो या 6th का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। हाँ, पर जितनी जल्दी आप अपने करियर को चूज़ करेंगे कि मैंने ज़िंदगी में ये बनना है और उसके प्रिपरेशन आप तभी से चालू करते हैं तो वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है। सर, जो चयन की प्रक्रिया है, जैसे आपने जो चीज़ें अभी बहुत सारी बताई, SSB की बात हमने की, NDA की बात की, तो ये चीज़ें जो हैं, इनको यदि बच्चे को पास करना है, क्लियर करना है, तो जो आपने तथ्य जो दिए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार वो रिपीट करें और थोड़ा सा हम उस पर डिटेल में जाएं कि क्या क्या ऐसी तैयारियां हैं जो बच्चों को करना चाहिए जिससे वे एक अच्छा सेना में ज्वाइन करके देश की सेवा का जज्बा लेके सामने आ सकें। जब हम करियर को लेते हैं तो देश सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को चलाने के लिए अगर वो दूध भी बेच रहा है तो वो देश सेवा कर रहा है जी। हाँ, ये बात अलग है कि सैनिक वीर गति प्राप्त होते हैं, योद्धा बनते हैं, तो उनका देश सेवा का मौका उन्हें थोड़ा अलग से ज़्यादा मिल जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एग्ज़ाम है ये UPSC कंडक्ट करता है और इसका एप्लीकेशंस जो है जून और दिसंबर इस टाइम आती है। जो जून वाली एप्लीकेशन है उससे सितंबर के फर्स्ट संडे को एग्ज़ाम होगी और जो दिसंबर वाली एप्लीकेशन है उससे अप्रैल के सेकंड संडे को होगी। ये एग्ज़ाम को हमेशा ही बड़ा लाइटली लिया जाता है, पर ये इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है। एक तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, दूसरा 11-12 का सिलेबस और NDA के सिलेबस में समानता भी कुछ नहीं है। कई बच्चे ये गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि वो 11-12 के बेस पे NDA दे देंगे। NDA की एग्ज़ाम में 300 मार्क्स का जो मैथ्स का पेपर है वो ज़रूर 11th और 12th के लेवल का होता है, पर जो GK है वो 7 to 10th लेवल का होता है। उस GK में साइंस एंड सोशल साइंस दोनों
7 to 10 लेवल का होता है। फिर 200 मार्क्स का जो इंग्लिश है, आप चाहे जितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल से हों, पर जब तक आपकी रीडिंग हैबिट्स और हॉबीज़ नहीं होंगी तो उस अंग्रेजी के ऊपर काबू पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में मैंने जैसे पहले भी दोहराया था, अभी मैं कह रहा हूँ कि डमी स्कूल वाले एनडीए में या डिफेंस में सिलेक्ट नहीं होते हैं। इसमें टोटल 400 सीट्स हैं, मतलब साल में 800 सीट्स हैं। और अब इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए है तो आप यूपीएससी ने जो एनडीए का नोटिफिकेशन निकाला है उसे डिटेल में पढ़िए। उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि नौसेना के लिए हाइट कितनी चाहिए, वायुसेना के लिए हाइट कितनी चाहिए। फिर एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये पीढ़ी जो है अभी 9th 10th 11th में, ये पिछले 2-3 सालों से ही डमी स्कूल्स में रहे हैं। हम सभी एक घरों में ही बन रहे हैं। उस वजह से सबका सोशल क्वोशंट बहुत डाउन हुआ है और इन लोग को मोबाइल की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। तो ये सारे सोशल मीडिया और इनसे दूर रह के अपनी ज़िंदगी को संवारना है। फिर कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर इसके बारे में बड़ी गलत जानकारी दी जाती है। आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाइए जो कि यूपीएससी की है और उसी से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। फिर जेई मेंस के लिए मैंने बताया था कि लड़कों के लिए आर्मी और नेवी के ऑप्शन खुलते हैं, तो उसमें अगर 85 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं तो इनको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का कॉल होता है। आपके पास सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो थोड़ा सा वीक हैं, आप बॉडी अगर देखें उनका थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जज्बा मजबूत होगा, तो ऐसे बच्चों के साथ आप किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, अब दुबला पतला बच्चा है, इसका मतलब ये है कि उसमें शारीरिक को हम स्टैमिना से रिलेट करते हैं। श्योर। कि कोई हैवी वेट रहेगा तो उसमें स्टैमिना हमेशा कम रहेगा, बॉडी बिल्डर रहेगा तो स्टैमिना बिल्कुल नहीं होगा। अगर दुबला पतला है तो उसमें स्टैमिना बहुत रहेगा और वो दौड़ भाग कर सकता है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। वजन कम है तो वजन बढ़ाया भी जा सकता है और घटाने में मुश्किल होता है। निश्चित तौर पर। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सर यहाँ आता है कि जैसे ये तमाम जो एग्ज़ाम आपने बताया, ये एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या होता है? क्योंकि ये वो दरवाज़ा है शायद इसके बाहर बच्चा देख नहीं पाता फिलहाल, जब तक वो इसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ जाए। देखिए, अगर तीनों सेनाओं में अधिकारी बनना है तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो कि 5 दिन का होता है उसे क्लियर करना ज़रूरी होता है। अब जैसा ये 8000 बच्चों ने एनडीए की एग्ज़ाम पास की थी, उसमें से टोटल 400 ही बच्चे सिलेक्ट होना है और जो मेरिट बनता है वो एनडीए की रिटन एग्ज़ाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू की जितने मार्क्स है उसके ऊपर बनता है। तो ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फर्स्ट डे, इसमें 2 स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। पहली होती है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग जो कि आईक्यू टेस्ट है। अब आईक्यू ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में जिसका आईक्यू बहुत हाई है वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहा है। तो आईक्यू टेस्ट की तो बहुत रेगुलरली आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। दूसरा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है जिसमें कि स्टोरी राइटिंग और उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह होते हैं। तो मतलब आपको अगर किसी तरह का स्टेज फियर है, लोगों के सामने खड़े होकर बोलने की घबराहट है या ग्रुप में मिक्स होने की आदत ये पिछले 2-3 सालों से कम हो गई है, तो इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो बच्चे स्क्रीनिंग हो जाते हैं, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जो बच्चे स्क्रीनिंग हो जाते हैं वो अगले दिन फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं। 4 अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है। फिर तीसरे और चौथे दिन इनके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टेस्ट होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं, 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन सारे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर होते हैं। एक लेक्चरेट होता है, वो भी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर होता है। फिर ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की वेरियस आउटडोर टेस्ट होती है जिसमें मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप टास्क और जो फिजिकल पार्ट है वो सिर्फ 3 मिनट का होता है। 3 मिनट में आपने 10 ऑब्स्टिकल करना है। तो एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति जो है 7-8 ऑब्स्टिकल आराम से कर लेता है। जो ओवरवेट वगैरह है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब कई सारी संस्थानें हैं जो कि एनडीए प्लस फिजिकल के बोर्ड लगा के एडवर्टाइजमेंट दे के बच्चों को भटका रहे हैं। एनडीए के एग्जाम में फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। एसएसबी इंटरव्यू में भी फिजिकल जो है वो सिर्फ 3 मिनट का होता है। बाकी जो आउटडोर टास्क है वो सारे आईक्यू लेवल के और जुगाड़ वाले होते हैं। तो एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि लगभग आधे घंटे से 1.5 घंटे तक होता है। और चूंकि ये पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए समय निर्धारित होता है। मैं वही चाहूँगा सर कि कुछ जो बड़े देश के संस्थान हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकें, ऐसे कुछ नाम यदि आपको पता हो, जो दूर दराज में बच्चे बैठे हैं जो इंदौर नहीं आ सकते, उनके लिए ऐसे कोई संस्थान जो वहाँ पर रहकर वो तैयारी कर सकें। देखिए,
संस्थान, उस संस्थान में आप ज्वाइन करिए जो कि आपको लंबे समय तक ट्रेनिंग देता है। जी स्पेशली कई संस्थान ऐसे हैं, नाम बहुत बड़े हैं उनके, पर वो 14 से 18 दिन की एसएसबी की ट्रेनिंग देते हैं जी जो कि बिल्कुल ही निहायत यूजलेस है। जी ऐसे संस्थान ढूंढिए, जी क्योंकि एनडीए लेवल पे जो है 1 से 2 महीने की अगर ट्रेनिंग एसएसबी की दी जाती है तो बहुत अच्छा होता है। और ग्रेजुएट लेवल पे एसएसबी की ट्रेनिंग जो 3, 4, 5 महीने की संस्थान देते हैं जी वो हमेशा ही अच्छे होंगे। पर इस तरह के कोई संस्थान है नहीं, वो सब 14-18 दिन में पता नहीं क्या करके स्टूडेंट्स को आउट कर देते तो सर जो अलग अलग टाइमिंग है ट्रेनिंग का, ये कितने तरह की ट्रेनिंग होती है और कितना इनका ड्यूरेशन हो सकता है लगभग? देखिए, DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो कि ये पूरे एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनका एक आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर सब जगह सर्कुलेट हुआ था जी कि एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके बचपन से ली जाना चाहिए, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं से, राइट। और उनका कहना है कि एनडीए के लिए ये ट्रेनिंग मिनिमम 2 महीने की होना चाहिए और ग्रेजुएट लेवल एंट्री के लिए 4 से 5 से 6 महीने की होना चाहिए। सेना की जो भर्तियां हैं, यानी सेना जो जवानों की भर्ती करती है, तो उसका पैटर्न पिछले 1 दशक में या 2 दशक में क्या बदला है, क्या बदलाव आया है नया जो अभी ट्रेंड में है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे अभी नहीं जानते? ये अगर आपका सवाल अग्निवीर से रिलेटेड है जी, तो मैं उन कैंडिडेट्स को ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना भविष्य सिर्फ 4 साल के लिए नहीं प्लान करना है जी, आपने अपनी ज़िंदगी प्लान करना है जी। अब हो क्या रहा है कि जोश में कि अरे 4 साल वर्दी पहनेंगे, ये जोश में लड़ाई नहीं लड़ी जाती है जी। अगर चाइना ने अटैक किया तो आपको होश से उसको लड़ना है जी, तो जोश नहीं, होश को बरकरार रखिए जी। और अब आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी को आपने बहुत अच्छे से प्लान करके चलना है, न कि सिर्फ 4 साल के लिए। तो सर, जैसे जो हम वापस ट्रेनिंग पे मैं आता हूँ, ट्रेनिंग के बाद जब बच्चा सेना में जाता है तो 3 जो सेनाएं हैं प्रमुख तौर पर, हम सब आप जानते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो इनमें जो सैलरी का ग्रेड है सर, वो क्या रहता है? क्योंकि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी है कि सेना ज्वाइन करने के बाद उनको जो पहली सैलरी हाथ में आएगी वो कितनी आएगी? देखिए, अब अगर अग्निवीर वाली बात कर रहे हैं तो सरकार ने थोपी दिया वो है उसका, हाँ, उसने वो तो 30,000 है जी। 30,000। बाकी और जो दूसरे क्लासेस हैं जो, हाँ, तो ऑफिसर लेवल पे क्या है कि इनको जो लास्ट ईयर जब भी इनका ट्रेनिंग का रहेगा, जैसे एनडीए 3 साल और उसके बाद में फिर ये IMA या इंडियन नेवल एकेडमी वगैरह जब जाएंगे जी, या ग्रेजुएट लेवल पे जब ये ज्वाइन करेंगे जी, तो इनका स्टाइपेंड होता है दैट इज़ अबाउट 56,100 रुपीज़। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर की जो सैलरी होती है, बिकॉज इट विल इंक्लूड लॉट ऑफ अलाउंसेस एंड जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ के अलाउंसेस अलग रहेंगे। अगर फ्लाइंग ब्रांच में आप गए हो तो फ्लाइंग अलाउंस ही 25,500 रुपीज़ पर मंथ का है, सबमरीन अलाउंस अलग है, हार्ड एरिया अलाउंस अलग है, तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलके एक पूरा सैलरी का पैकेज बन जाता है। करेक्ट। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पे आपके मन में होंगे और दीवान जी उनका बहुत सलीक और बहुत सटीक तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि एक आर्मी अधिकारी हैं और निश्चित तौर पर आपके मन में क्या है वो जानते हैं, उन प्रश्नों के जवाब भी वो जानते हैं। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि एक इतनी सारे ज्ञान के सागर जो हैं उनसे कुछ जानकारी लेकर के और आपको दे सकें। मुझे निश्चित भरोसा है कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जानकारी मिल रही होगी। सेना की यदि बात की जाए, भारतीय सेना का नेचर कैसा है और भारतीय सेना विश्व में कहाँ पर प्लेस करती है, कहाँ पर हम अपने आप को मजबूती से रखते हैं, क्योंकि ये जानना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि जिस सेना में वो जा रहे हैं उस सेना का परिचय क्या है। भारतीय सेना का नाम अगर विश्व में लिया जाए, क्योंकि मैं सोमालिया में था जी, संयुक्त राष्ट्र के अंडर में जी जी, और मैंने कई सारी सेनाएं देखी है, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन। भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कोई कर सकता। हमारी सेना है जो सियाचिन जैसी जगह में, हमारी सेना है जिसको कि आज संयुक्त राष्ट्र डिमांड करता है कि अगर कॉन्गो में कोई प्रॉब्लम है, लीबिया में कोई प्रॉब्लम है, सियरा लियोन में कोई प्रॉब्लम है, तो भारतीय सेना की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है।
तो ये थे हमारे साथ निखिल दीवान जी। निखिल दीवान जी एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा की और निश्चित तौर पर जो आपको आज जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको एक लक्ष्य का निर्धारण करने में मदद साबित करेगी। उमेश भारद्वाज, स्कूल खबर, इंदौर।